ये हमारे पास सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर कंप्लीट हमारे पास आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके अंदर हमने आर टाइप की इंस्ट्रक्शन को पहले हमने एक चंक बनाया। हमने इंस्ट्रक्शन फेच वाला काम किया और इंस्ट्रक्शन फेच का अलग से चंक था। हमने अभी तक अपने लेक्चर्स के अंदर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया है, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर को। और इस सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर को जब डिस्कस किया तो इसका जो हार्डवेयर का जो कॉन्सेप्ट था, उस हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट को हमने ट्राई किया कि हम चंक वाइज डिवाइड करें और फिर बाद में हमने उन चंक्स को आपस में इंटीग्रेट किया। तो हमारे पास ये जो अब हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, ये हमारे पास आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना और इंस्ट्रक्शन को फेच करना, ये हमने पोर्शन पढ़ा। फिर हमने डिकोडिंग प्रोसेस के अंदर कि जब इंस्ट्रक्शन आ जाती है, तो इंस्ट्रक्शन हमने सबसे पहले आर टाइप की इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ली। हमने उसको देखा कि एग्जीक्यूट करके, तो उसका डाटा पाथ क्लियर हुआ हमारे से हमसे। फिर हमने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमें हमारे पास लोड वर्ड और स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आती है। फिर उसको एग्जीक्यूट किया, उसको देखा, वो जब एग्जीक्यूट हो गई तो उसका डाटा पाथ हमारे पास आ गया। फिर हमने आर टाइप इंस्ट्रक्शन और हमारे पास जो आई टाइप इंस्ट्रक्शंस हैं, और या आई टाइप के अंदर हमारे पास एक खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको आप मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो हमने उन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को आपस में इंटीग्रेट किया। जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास एएलयू सेकंड सोर्स पे जो मक्स लगा हुआ है, ये एक ऑप्शन डेवलप हुआ। फिर हमारे पास डाटा मेमोरी के बाद जो मक्स लगा हुआ है एक, ये हमारे पास ऑप्शन डेवलप हुआ। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि हमने इसी आई टाइप इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा-सा और फर्दर डिस्कस किया, तो हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट सामने आया। फिर हमने ब्रांचिंग और नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस किया, स्टडी किया। और फिर जो डाटा पाथ ब्रांच इंस्ट्रक्शन के केस में बनती है, उस डाटा पाथ को फिर हमने इंटीग्रेट किया। इस तरीके से फिर हमारे पास कंप्लीट आई टाइप, कंप्लीट आर टाइप इंस्ट्रक्शन इसमें एग्जीक्यूट हो सकती है। और हमें पता है हमारे पास 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, 3 डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स हम पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मेट हमने आर्ट फॉर्मेट पढ़ा, फिर हमने आई फॉर्मेट पढ़ा और देन हमने जे फॉर्मेट पढ़ा। जे मीन्स जंप फॉर्मेट। जब हमने 2 फॉर्मेट्स को आपस में इंटीग्रेट कर लिया, तो फिर तीसरा हमारे पास जो फॉर्मेट था, उसको हमने इसमें ऐड किया एंड दिस इज़ द जे फॉर्मेट। ओके जी। अब आप देखें कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर है तो वो प्रोग्राम काउंटर से स्टार्ट होगी। प्रोग्राम काउंटर से उसका एड्रेस आके प्रोग्राम काउंटर ने अपने आप को अपडेट करना है, पहली बात। फिर दूसरी बात ये कि जब प्रोग्राम काउंटर से आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गई, नाउ यू हैव द इंस्ट्रक्शन। फिर उस इंस्ट्रक्शन ने डिकोड होना है और डिकोड होने के लिए रजिस्टर्स रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो रजिस्टर रीड होंगे। या फिर हमारे पास उस इंस्ट्रक्शन का ऑब्वियसली कोई ऑफसेट वैल्यू होगी, तो वो ऑफसेट वैल्यू एएलयू के थ्रू एग्जीक्यूशन होगी। फिर उसके बाद मेमोरी अगर है तो मेमोरी वाला टारगेट ऑपरेट होगा। फिर मेमोरी के बाद हमारे पास जो भी एड्रेस का जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट वापस अपडेट होगा रजिस्टर के अंदर, राइट बैक वाला कॉन्सेप्ट। हमारे पास 5 स्टेजेस हैं जी, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर। अपने माइंड में आपने रखनी है, ठीक है? आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा-सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हमने करनी है इसके अंदर। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका जो आज का जो लेक्चर है और ज़्यादा। ओके जी। अब आप लोगों ने अपने इस माइंड में रखनी है बात को कि सबसे पहले क्या होती है, इंस्ट्रक्शन फेच होती है, आईएफ स्टेज है। आईएफ मीन इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज। फिर स्टेज आपके पास आ जाती है आईडी। आईडी मीन इंस्ट्रक्शन डीकोड। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर इंस्ट्रक्शन डीकोड होती है। फिर आपके पास स्टेज आती है एग्जीक्यूशन। तो इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डीकोड एंड देन एग्जीक्यूशन। ये 3 स्टेजेस हो गए और सीक्वेंस विल रिमेन सेम, ठीक है? सीक्वेंस आपने चेंज नहीं करना। फिर इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूशन हो जाती है, तो एग्जीक्यूशन के बाद आता है मेमोरी, ठीक है?
तो मेमोरी वाला पोर्शन आता है 4th स्टेज, और फिर 5th स्टेज आती है आपके पास राइट बैक। इस तरीके से आपके पास ये 5 स्टेजेस कंप्लीट होती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आर टाइप इंस्ट्रक्शन की। तो आर टाइप इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन फेच होगी, बिल्कुल होगी। और इंस्ट्रक्शन फेच के बाद वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, बिल्कुल होगी जी, हर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी। ऑलमोस्ट हर इंस्ट्रक्शन ने अपने जो है बिट्स में जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से चेंज होना है। अब जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई है तो फिर हम देखेंगे क्या आर टाइप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाएगी? जी बिल्कुल, उसकी एग्जीक्यूशन भी होती है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई होता है तो वो ऑपरेशन एएलयू के थ्रू ही अप्लाई होता है। ओके जी। इंस्ट्रक्शन फेच तो होगी। अब साथ-साथ चलते हैं ज़रा। इंस्ट्रक्शन फेच होगी, फेच होने के बाद डिकोड भी होगी। डिकोड होने के बाद मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट होगा, एग्जीक्यूशन भी होगी। अब एग्जीक्यूशन के बाद देखते हैं कि हमारे पास जब एएलयू ने मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट कर लिया, एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस हो गया, तो अब एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज है जी मेमोरी। स्टोर वर्ड इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, तो ऑब्वियसली वो मेमोरी की स्टेज को भी जो है वो यूटिलाइज़ करेगी। अब उसने क्या किया कि मेमोरी का एड्रेस जो कैलकुलेट हुआ एएलयू थर्ड स्टेज एग्जीक्यूशन के बाद, उस एड्रेस को के पे जाकर मेमोरी को एक्सेस कर लिया। अब जब मेमोरी को एक्सेस कर लिया तो स्टोर वर्ड क्या काम करता है? मेमोरी को राइट पर्पज़ के लिए स्टोर करता एक्सेस करता है। ठीक हो गया जी? तो इसका मतलब है मेमोरी तक तो आपने उसको एक्सेस कर लिया और रजिस्टर का डाटा मेमोरी में आपने राइट भी कर दिया। आपने मेमोरी वाली स्टेज को मेमोरी राइट तक यूज़ कर लिया। अब मेमोरी राइट पर आके स्टोर वर्ड का काम खत्म हो गया, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। क्या स्टोर वर्ड के जो हमारे पास ऑपरेशन है उसके अंदर ऐसा कोई हमारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है अभी तक कि हम मेमोरी के बाद राइट बैक वाला काम भी करते हैं स्टोर वर्ड के अंदर? जी बताएं जरा। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि स्टोर वर्ड की अगर इंस्ट्रक्शन हो तो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन के अंदर आप राइट बैक वाला काम भी करते हैं? जबकि हमने अभी देखा कि स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन का काम जो था वो रजिस्टर से डाटा लेकर मेमोरी में राइट करना था, और जब मेमोरी को आपने एक्सेस कर लिया, तो मेमोरी को जब आपने एक्सेस किया तो मेमोरी को एक्सेस आपने राइट पर्पस के लिए किया। तो मेमोरी की जो स्टेज है वो जिस पर्पस के लिए आपने यूज करनी थी वो कर ली। राइट पर्पस के लिए तो मेमोरी वाला पोर्शन तो यूज हो गया। मेमोरी के पोर्शन के बाद कुछ भी है तो इसका कंसर्न स्टोर वर्ड से नहीं है, क्योंकि स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन ने सिर्फ मेमोरी तक अप्रोच करनी है और मेमोरी के बाद वाला काम उसका नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेमोरी के बाद जो भी काम है वो स्टोर वर्ड के सिनेरियो में नहीं होगा। तो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट बैक वाला जो फिनोमिना है उसको फॉलो नहीं करेगी, बल्कि स्टोर वर्ड की अपनी इंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि मेमोरी को राइट करना है, तो मेमोरी तक वो जाएगी और उसके बाद वो आगे वर्क उसका जो है एग्जीक्यूशन वो नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोर वर्ड ने भी 4 स्टेजेस को यूज़ किया है। अब आ जाते हैं लोड वर्ड। लोड वर्ड के केस में मुझे बताएँ कि आपके माइंड में क्या आता है कि लोड वर्ड कितनी स्टेजेस को यूज़ करेगी? इंस्ट्रक्शन कहती है मेमोरी से डाटा उठाओ और रजिस्टर में लाओ। तो मेमोरी से रजिस्टर में लाना तो राइट बैक वाला पहले ही हमें समझ में आ रही है कि मेमोरी से रजिस्टर में डाटा कैसे आता है, राइट बैक वाले उससे। चलें जी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगी, ये बिल्कुल होगी, डिकोड भी होगी, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में मेमोरी का एड्रेस भी कैलकुलेट होगा, और जो मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट हुआ है वो मेमोरी उस एड्रेस पे आप एक्सेस भी करेंगे, और मेमोरी को एक्सेस किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? मेमोरी से डाटा को रीड करने के लिए। तो मेमोरी से डाटा आपने रीड कर लिया, तो फोर्थ साइकिल में आपने मेमोरी से डाटा रीड करना है, और जब फोर्थ साइकिल में मेमोरी से डाटा रीड कर लिया तो वो डाटा जो रीड किया है अब उसका क्या करना है? अब फिफ्थ साइकिल में राइट बैक का मतलब ये होता है कि मेमोरी का डाटा वापस रजिस्टर में जाना। ठीक हो गया जी। या रजिस्टर में अपडेट करना। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे पास 5 की 5 स्टेजेस को यूज करती है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को डिटेल में लेकर चलते हैं। कॉन्सेप्ट इज दिस कि हमने देखा आर टाइप की इंस्ट्रक्शन मेमोरी को यूज नहीं करती,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के अलावा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के अलावा और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हमारे पास 2 हैं, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड। इन इंस्ट्रक्शंस के अलावा हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो मेमोरी को एक्सेस नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के अलावा अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि मेरे पास जितनी इंस्ट्रक्शंस है वो मेमोरी को अगर यूज नहीं कर रही तो मेमोरी वाली स्टेज ना यूज होकर जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो मैक्सिमम भी अगर यूज करेंगी तो 4 स्टेजेस को यूज करेंगी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के अलावा, क्योंकि मेमोरी को तो उन्होंने यूज नहीं करना और जब मेमोरी को यूज नहीं करना तो बाकी तो ऑप्शन 4 ही रह गए उनके पास। तो हो सकता है कि वो मैक्सिमम भी यूज करेंगी तो 4 करेंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि 4 से भी कम कर लें, कोई इंस्ट्रक्शन 3 ही कर लें, ठीक है? लेकिन मैं अभी क्लेम कर रहा हूँ मैक्सिमम के ऊपर। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैक्सिमम कितने साइकिल सॉरी कितने स्टेजेस को एक्सेस कर रही हैं, तो उसमें हमारे पास ये क्लेम आ गया कि अगर मैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को निकाल के बाकी तमाम इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ, तो मेमोरी रेफरेंस के अलावा कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होती जो कि हमारे पास मेमोरी को एक्सेस कर सके और अगर मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकेगी कोई भी इंस्ट्रक्शन तो मेमोरी वाली स्पेस यूटिलाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो मैक्सिमम अप्रोचेबल स्टेजेस रह गई हैं वो 4 रह गई हैं। तो मैक्सिमम इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैक्सिमम स्टेजेस को यूज़ करने वाली इंस्ट्रक्शन देखनी है तो उसके लिए मेमोरी को एक्सेस करना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो उसमें स्टोर वर्ड की बात करें तो स्टोर वर्ड भी 4 ही लेती है। 5 तो नहीं लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी रेफरेंस में भी स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम 5 स्टेजेस की बात नहीं करती। अब आ जाते हैं एक। So there is only one instruction that is a load word instruction. So this instruction will utilize all these stages. ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ लोड वर्ड ही वो इंस्ट्रक्शन है कि जिसने हमारे 5 की 5 स्टेजेस पर उसकी इंस्ट्रक्शन जो होगी वो एग्जीक्यूट हो रही होगी, वो प्रोसेस में आएगी, उसकी प्रोसेसिंग हो रही होगी। क्योंकि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन फेच भी होती है, डिकोड भी होती है, एग्जीक्यूशन भी होती है, मेमोरी को एक्सेस करती है और मेमोरी के एक्सेस के बाद जो डाटा होती है उसको डाटा होगा उसको राइट बैक भी करती है। तो अब मुझे बताएं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर मैं ये कहूँ कि लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन कौन-सी है पूरे सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर में, तो मुझे बताएँ कौन-सी है? वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। अब हम कॉन्सेप्ट आते हैं सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के। सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि आपके पास हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में कंप्लीट होगी। हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में कंप्लीट होगी, लेकिन उस साइकिल का जो लेंथ होगी, उस साइकिल की जो टाइम की जो लेंथ होगी, वो लेंथ डिपेंड करती है कि कितनी होगी। सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर में तमाम इंस्ट्रक्शंस के लिए लेंथ एक ही होगी। फिक्स लेंथ की एक साइकिल आएगा और उसी साइकिल के अंदर वो इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट हो जाना है। ओके जी, अब मुझे बताएं कि अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन सबसे लॉन्गेस्ट है, तो सबसे ज्यादा टाइम प्रोसेस होने के लिए किस इंस्ट्रक्शन को लगेगा? वर्ड की इंस्ट्रक्शन आपके पास लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन है, तो लोड वर्ड ही की इंस्ट्रक्शन होगी जिसको आपके पास मैक्सिमम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। ये डन हो गया जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर हम ये बात करते हैं कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक ही साइकिल है या एक ही टाइम लगेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कर सकते हैं कि वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के तमाम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकें। ऐसा ना हो कि वो टाइम खत्म हो जाए और कोई इंस्ट्रक्शन अभी रहती हो प्रोसेस होने के लिए। तो अभी आप लोगों ने अभी ये एक जो है क्लेम किया है कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर अगर हम लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो लोड वर्ड है और अगर किसी को सबसे ज्यादा टाइम चाहिए प्रोसेस होने के लिए तो वो भी लोड वर्ड है। तो मुझे बताएं कि अब मैं किस इंस्ट्रक्शन को देखकर उस क्लॉक साइकिल के टाइम की लेंथ जो है उसको डिसाइड करूंगा सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर बताएं। कि मैंने अब एक ही इंस्ट्रक्शन लोड वर्ड पे 3 आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिए। एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि
सबसे ज्यादा स्टेजेस कौन सी इंस्ट्रक्शन यूटिलाइज करती है, तो आपने कहा लोड वर्ड। मैंने कहा सबसे लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, आपने कहा लोड वर्ड। मैंने कहा सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा कंप्लीट होने का, आपने कहा लोड वर्ड। फिर अब चौथी जो बात मैंने की वो ये कही कि मैं सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर जो क्लॉक साइकिल है, उस क्लॉक साइकिल की जो लेंथ है या टाइम है, वो किस इंस्ट्रक्शन को देख के जो है हम फाइनलाइज करेंगे, तो आपने कहा लोड वर्ड। सब समझ आ गई जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ है, वो क्रिटिकल पाथ हमारा लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन का बन गया। जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो हमारे पास लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी क्लॉक साइकिल के लिए, वो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन होगी। डन हो गया जी। अगर लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन का टाइम पता चल जाए, वो कितनी टाइम लेती है, फिर जो टाइम लॉन्गर एक लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन को लगेगा, वही टाइम हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए लगेगा। इसका एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आर टाइप इंस्ट्रक्शन है, वो हमारे पास 6 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। ये एक एग्जांपल है मेरे पास, लेट्स सपोज कि लोड आर टाइप की इंस्ट्रक्शन 6 नैनो सेकंड में कंप्लीट होती है। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 4 नैनो सेकंड या 5 नैनो सेकंड में कंप्लीट होती है। जंप की इंस्ट्रक्शन 2 नैनो सेकंड में कंप्लीट होती है। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आपके पास 8 नैनो सेकंड में कंप्लीट होती है। स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन 7 नैनो सेकंड में आपके पास कंप्लीट होती है। तो मुझे बताएं आपकी क्लॉक साइकिल का अब जो ड्यूरेशन होगा, वो एक क्लॉक साइकिल जो होगी वो कितने नैनो सेकंड की होगी? बिल्कुल जी, 8 नैनो सेकंड की होगी। ठीक हो गया। ओके जी। एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये है कि हमारे पास अब देखें, अभी 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 दूसरा कॉन्सेप्ट मैं डेवलप करने लगा हूं आपसे। सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर तो यहां तक हमारे पास कंफर्म हो गया कि हमारे पास जी फरहान अली ठीक कह रहे हैं। हमारे पास सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सेम टाइम के ऊपर ऑपरेट हो रही होंगी। उनका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो सबका सेम होगा, और सबका अब जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सेम होने का पर्पस ये हो गया कि हमारे पास लोड वर्ड जो इंस्ट्रक्शन है उसको देखेंगे, और उसका जो टाइम होगा उस टाइम के हिसाब से हमारे पास क्लॉक पल्स डिफाइन हो जाएगी, और फिर हमारे पास उस सेम लेंथ की क्लॉक साइकिल जनरेट होती रहेगी, और उस टाइम के अंदर 110% है कि बाकी तमाम इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप गौर करें तो हमने कहा कि आर टाइप इंस्ट्रक्शन जो है वो 4 स्टेजेस को यूज करती है। 5 तो नहीं यूज करती, मेमोरी को तो एक्सेस ही नहीं करती वो, मेमोरी को तो एक्सेस नहीं कर रही वो। अगर वो मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रही, तो इसका मतलब है मेमोरी का जो टाइम था वो इसमें काउंट नहीं हो रहा। यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे पास आर टाइप इंस्ट्रक्शन 8 नैनो सेकंड की बजाय 6 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रही है। लेकिन 2 नैनो सेकंड इस सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, या सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की जो लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन की वजह से वो 2 नैनो सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। फॉरवर्ड है 7 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रही थी, लेकिन सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की जो लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से उसको 1 नैनो सेकंड और वेट करना पड़ रहा है, 8 नैनो सेकंड में ही कंप्लीट होगी। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 5 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 5 नैनो सेकंड में अगर कंप्लीट हो रही है, लेकिन लोड वर्ड 8 में हो रही है, सिंगल साइकिल की लिमिटेशन की वजह से वो 3 नैनो सेकंड आपके पास एक्स्ट्रा लेगी, और 8 नैनो सेकंड में ही जो है आपकी वो क्यू से बाहर आएगी। अब आपके पास जंप की इंस्ट्रक्शन है तो वो सिर्फ 2 ही नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर आप देखें जंप की इंस्ट्रक्शन मैंने 2 नैनो सेकंड में क्यों कही, जंप की इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखें उसकी 26 बिट्स आई, डिकोड हुई, शिफ्ट लेफ्ट हुई, आगे कनकेटिनेशन हुई, कोई एडर नहीं लग रहा उसके अंदर, कोई उसके अंदर रजिस्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई उसके अंदर मेमोरी इन्वॉल्व नहीं हो रही, कोई उसके अंदर एएलयू इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो वो क्या हो रहा है, 26 बिट्स 28 आ रही हैं, 4 बिट्स आपके पास कनकेट होके सिंपल आपके पास वो 32 बिट्स का वो जो एड्रेस जनरेट हुआ है वो मक्स के थ्रू प्रोग्राम काउंटर में आ रहा है। दैट्स वाई
जब कोई ऐसी चीज यूज नहीं हो रही तो वो कम से कम टाइम में कम से कम टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जंप की इंस्ट्रक्शन अगर 2 नैनो सेकंड ले रही है, लेकिन सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की लिमिटेशन की वजह से उसको भी 8 नैनो सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ी-सी अपनी अ, जो इम्प्लीमेंटेशन है, पहली इम्प्लीमेंटेशन तो मेरे पास आ गई सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की। वो हमने देख ली कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर फिक्स लेंथ इम्प्लीमेंटेशन इसको कहते हैं। क्लॉक साइकिल की फिक्स लेंथ की इम्प्लीमेंटेशन कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास जो 8 नैनो सेकंड है वही सब इंस्ट्रक्शंस के लिए होगा। अगर 10 इंस्ट्रक्शंस है तो 8 नैनो सेकंड के हिसाब से अगर आप चलें तो आपके पास 10 into 8 इज इक्वल टू 80 नैनो सेकंड लगेंगे आपके तमाम इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन अगर आप वेरिएबल लेंथ की अगर क्लॉक साइकिल जनरेट करते हैं, वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे मैंने कहा लोड वर्ड को देखो, लोड वर्ड जितना टाइम लेती है, उस लेंथ की एक क्लॉक साइकिल बना लो और सबके लिए वही क्लॉक साइकिल जनरेट करते रहो और उस एक ही सिंगल क्लॉक साइकिल के अंदर ही आपके पास वो सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेंगी, कंप्लीट होती रहेंगी। लेकिन दूसरी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जनाबे वाला हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो लोड वर्ड से कम ही टाइम लेंगी, हमेशा कम लेंगी। और अगर कम लेंगी तो इसका मतलब है कि वेरिएबल क्लॉक साइकिल, वेरिएबल लेंथ हम आपके पास आ रही है। तो अगर आप वेरिएबल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर उसको 6 नैनो सेकंड लग रहा है, तो वो 6 नैनो सेकंड ही लेगी बस। स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है और उसको स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर 7 नैनो सेकंड लग रहे हैं, तो 7 नैनो सेकंड ही लेगी। ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है और उसको अगर 5 नैनो सेकंड लग रहे हैं तो उसको 5 नैनो सेकंड ही लेगी। इसी तरीके से जंप की इंस्ट्रक्शन 2 नैनो सेकंड ही लेगी। तो आप मुझे बताएं कि फास्ट जल्दी जो है वो कौन सी इंप्लीमेंटेशन है कि जो जल्दी प्रोसेस कर जाएगी सारी इंस्ट्रक्शंस को। इसका मतलब है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रही है। अगर आपके पास वेरिएबल लेंथ है जो कि फास्टर है, तो इसका मतलब हमें मूव भी फास्टर की तरफ ही करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं, हमें समझ आ गई ये बेसिक आर्किटेक्चर है, लेकिन इस बेसिक आर्किटेक्चर की लिमिटेशन भी समझ आ गई अब हमें। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये आपके पास लोड वर्ड या वर्स्ट सिनेरियो देखता है, वर्स्ट सिनेरियो कि उसका लोड वर्ड का। अब एक और नई कॉन्सेप्ट है जी, वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है? तो वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा? वो लोड वर्ड का होगा जी। लोड वर्ड का वर्स्ट सिनेरियो क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम को ले रहा है। तो वर्स्ट सिनेरियो को देखकर डिसाइड करता है और डिसाइड करने के बाद वो उसी लेंथ को एप्लीकेबल कर देता है फॉर ऑल इंस्ट्रक्शंस। ओके जी, हमारे पास ये कंप्लीट कंट्रोल है, वही है जो अभी हमने देखा था। ठीक है, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट आपको पता है, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर फिक्स लेंथ आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर आते हैं जी। सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर ये कह रहा है अब थोड़ा सा हम इसके ऑपरेशन जो अभी मैंने सारे डिस्कशन किए ना, ये वही बातें। वो कहते हैं जी, लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आर टाइप इंस्ट्रक्शन। आर टाइप इंस्ट्रक्शन की स्टेजेस बतानी है अब आपने। कितनी है जी आर टाइप इंस्ट्रक्शन की स्टेजेस? बताएं जी। 4 हैं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर 4 हैं तो यहाँ पर भी वो यही बता रहा है कि अगर एक इंस्ट्रक्शन है, वो कहता है इसको कंसीडर करें T2 और T3 2 रजिस्टर्स हैं जो कि सोर्स रजिस्टर्स हैं। इन दोनों रजिस्टर का डाटा क्या होगा? ऐड होगा और ऐड होने के बाद T1 जो कि डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें स्टोर हो जाएगा। वो कहता है इंस्ट्रक्शन फेच होती है जो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता है। पहले स्टेज में ये काम होता है। बिल्कुल यही होता है। दूसरी काम में वो कहता है दूसरे जो आपका पास स्टेज है उसके अंदर जो काम हो रहा है वो ये कहता है दोनों जो रीड रजिस्टर है उनसे डाटा का रीड हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। फिर तीसरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, उसके अंदर वो जो रीड डाटा है उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है। बिल्कुल जी। अब फोर्थ वन क्या है कि वो जो रिजल्ट है वो राइट बैक हो जाता है आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर में। ये 4 स्टेजेस उसने कहा कि होती हैं। लेकिन उसने कहा जी अगर मैं लोड वर्ड की बात करूँ, तो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन वो आपको बता रहा है कि लेट्स लुक एट लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन offset into $sign $t2। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी दैट ऑफसेट आपके पास 16 बिट का ऑफसेट होता है जो कि साइन एक्सटेंड होके 32 बिट में जाता है। और 32 बिट जो साइन एक्सटेंडेड आपके पास ऑफसेट होता है वो, और ये जो T2 बेस रजिस्टर होता है, ये दोनों आपस में ALU में जाके ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज द
एड्रेस ऑफ द मेमोरी, और ये एड्रेस ऑफ द मेमोरी क्या होता है, इस पे आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं और मेमोरी को एक्सेस करने के बाद वहां से डाटा को रीड करते हैं या लोड करते हैं और फिर वो डाटा वापस आपके रजिस्टर T1 डेस्टिनेशन रजिस्टर में आके लोड होगा। इस सिनेरियो में आपके पास 5 स्टेजेस यूज हो रही हैं, वो बता भी रहे हैं आपको। फैच होता है, डीकोड होता है, एग्जीक्यूशन है, मेमोरी है, डाटा मेमोरी को एक्सेस करते हैं, फिर आप डाटा मेमोरी से डाटा को राइट करते हैं अपने रजिस्टर के अंदर। तो ये 5 स्टेजेस है। क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं जी। अब आप ज़रा इसको गौर से देखें, अब आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है जी। ये एग्ज़ाम्पल कहते हैं, लेट्स अस्यूम दैट द ऑपरेशन टाइम फॉर द फॉलोइंग। ओके जी। अच्छा जी, बिलाल जहांगीर, नेक्स्ट टाइम से आपने ना 8 बज के 2 मिनट पे, 1 मिनट पे बस, इससे ज़्यादा लेट आपने ज्वाइन नहीं करना, ठीक है? और हर क्लास के अंदर आपने आना है। तो मैं आपकी हर क्लास को अब जो है ना फ़ोकस करूँगा कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके जी, लेट्स अस्यूम दैट द ऑपरेशन टाइम फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स इज़। अब जो ऑपरेशन टाइम है, वो बता रहा है आपको, कुछ आपके पास यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को ऑपरेशन टाइम बताता है। वो ये कहता है जी, जो मेमोरी होगी ना, मेमोरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी हो सकती है, मेमोरी आपके पास डाटा मेमोरी भी हो सकती है। ठीक हो गया? ये 2 नैनो सेकंड लेगी जी। एएलयू एंड एडर्स। अब एडर का मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम काउंटर ने अपने आप को अपडेट करने के लिए एडर यूज़ किया, वो एडर, या जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास ब्रांच का एड्रेस जो कैलकुलेट होता है, तो उस कैलकुलेशन के अंदर जो एडिशन हो रही होती है, वो एक एडर, और एक मेन एएलयू लगा हुआ है। तो वो कहता है कि तीनों ही, अगर कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है तो वो 2 नैनो सेकंड यूज़ करती है जी, 2 नैनो सेकंड यूज़ कर रही है। क्लियर है जी? रजिस्टर को जितनी बार एक्सेस करेंगे, रीड के लिए यूज़ करेंगे तो 1 नैनो सेकंड, राइट के लिए यूज़ करेंगे तो फिर 1 नैनो सेकंड, रजिस्टर आपके पास 1 नैनो सेकंड लेगा। और कहता है जी, वी विल अस्यूम दैट मक्सिस, जितने भी मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, जितने भी कंट्रोल आपके पास जो कंट्रोल यूनिट लगा है, वो जो साइन एक्सटेंड हो रही है, वो प्रोग्राम काउंटर को एक्सेस आप कर रहे हैं, तो ये आपके पास कोई जो है इसका डिले नहीं है, ठीक है? इसका डिले नहीं है। अब आर टाइप की इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फेच होगी, फेच होने के लिए प्रोग्राम काउंटर को एक्सेस करेगी और प्रोग्राम काउंटर का कोई डिले नहीं है। अगर प्रोग्राम काउंटर का डिले नहीं है, तो प्रोग्राम काउंटर के बाद वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस करेगी, और इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपको देखिए मेमोरी के कितने 2 नैनो सेकंड, तो 2 नैनो सेकंड यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर रजिस्टर को एक्सेस करती है जी, बिल्कुल ही टेस्ट के बाद डिकोड वाला काम होता है, और डिकोड वाले काम के अंदर आपके पास, आपको पता है कि रजिस्टर यूज़ होते हैं, और रजिस्टर 1 नैनो सेकंड लेंगे जी। एएलयू यूटिलाइज़ बिल्कुल एएलयू को जब एक्सेस करेंगे, एग्ज़ीक्यूशन का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एएलयू यूज़ होगा, और एएलयू 2 नैनो सेकंड लेगा। मेमोरी वाला पोर्शन यूज़ नहीं होता, रजिस्टर राइट में 1 नैनो सेकंड होगा। तो जी आर टाइप का बताएँ कितने नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रही है जी? जी, हसनैन शहबाज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बाकी लोग? हसनैन शहबाज़, बहुत कम आप पार्टिसिपेट करते हो, या शायद बहुत कम क्लासेस लेते हो। पार्टिसिपेट जो है ना मैक्सिमम किया करो। जी, फरहान अली ठीक कह रहे हैं। बाकी जी? ओप, मेमोरी, रजिस्टर, राइट, ये 5 जो है ना जी उसमें डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखिए, आर टाइप की इंस्ट्रक्शन फेच होती है? बताएँ जी, फेच होती है इंस्ट्रक्शन? अगर फेच होती है तो फेच होने के लिए 2 काम होते हैं, एक प्रोग्राम काउंटर होता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस करते हैं आप। प्रोग्राम काउंटर का कोई डिले नहीं है। अगर प्रोग्राम काउंटर का डिले नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा काम है, जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को आपने एक्सेस करना है, तो वो होगा। इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ऊपर देखें, तो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितने टाइम लिखा हुआ है जी? जल्दी से बताएँ। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लिखा हुआ है जी? 2 नैनो सेकंड। क्लियर? तो 2 आ गए जी, फेच के नीचे 2 लिख दें जी। आर टाइप के सामने
फेच के जो कॉलम है आर टाइप के सामने 2 लिख दिया आपने। अब रजिस्टर फेच के बाद डिकोडिंग के अंदर रजिस्टर रीड होते हैं जी आर टाइप के अंदर? जल्दी से बताएं यस और नो। होते हैं। अगर रजिस्टर रीड होगा तो रजिस्टर के लिए ऊपर देखें टाइम लिखा हुआ है 1 नैनो सेकंड, इसका मतलब 1 नैनो सेकंड यहाँ पे लिख दें। अब जो रजिस्टर रीड हुआ है उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होगा जी आर टाइप के अंदर? होगा। अब एएलयू ने ऑपरेशन अप्लाई करना है तो एएलयू के लिए देख लें टाइम कितना है, जल्दी से बताएं एएलयू के लिए कितना टाइम है? एएलयू के लिए 2 हो गया, ठीक हो गया। अब मेमोरी वाला पोर्शन यूज होता है इसके अंदर? मेमोरी वाला पोर्शन नहीं होता, इसका मतलब यहाँ कोई टाइम नहीं आएगा। अब रजिस्टर राइट वाला पोर्शन तो मैं जो एएलयू का रिजल्ट है वो वापस रजिस्टर में राइट होता है? बताएं जल्दी से। होता है जी। अगर होता है तो यहाँ पर कितना टाइम आएगा? देखें रजिस्टर को एक्सेस करने का टाइम है 1 नैनो सेकंड। अब बताएं कि टोटल कितने हैं जी? जी शहरियार आप बताएं, आप 5 बता रहे थे, अब बताएं कितना लग रहा है टाइम? 6 लग रहा है। समझ आ गई है अब आपको? अब आ जाए जी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, जल्दी से लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का टोटल टाइम निकाल के दें मुझे। डन हो गया जी। मेमोरी भी यूज हो जाएगी तो 6 और 2 8 हो जाएगा इसका, ठीक हो गया। लेकिन हर बार लोड वर्ड 8 ही लेगा ये नहीं है, ये तो एक एग्जांपल थी कि मेमोरी ने 2 नैनो सेकंड लिए, रजिस्टर ने 1 नैनो। अगर ये चेंज हो जाए या इसके अलावा मक्स का इंट्रोड्यूस हो जाए कि मक्स इतने नैनो सेकंड लेता है, इसके अलावा कंट्रोल यूनिट इतना लेगा, तो उसके हिसाब से फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल के हिसाब से, सिर्फ इस एग्जांपल में आप लोगों ने ये डिसीजन नहीं ले लेना कि सर ने लेक्चर के अंदर जो एग्जांपल बताई थी वो भी 8 नैनो सेकंड है और ये जो एग्जांपल कराई ये भी 8 नैनो सेकंड है। तो मैंने एक्चुअल में लेक्चर के अंदर इसी एग्जांपल को कोड किया था। तो जरूरी नहीं है, आपने इस बात को फाइनल नहीं कर लेना कि हर सिनेरियो में लोड वर्ड 8 नैनो सेकंड ही लेगा, ठीक है। सिनेरियो वाइज आपके आर्किटेक्चर में जितना जितना उसका डिले होगा उन डिले को आप देखेंगे, तो डिले के हिसाब से चेंज होगा। ओके जी, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन 7 नैनो सेकंड ले रही है जी। इस तरीके से ब्रांच की इंस्ट्रक्शन, ये अब हम देखते हैं जी बाकी तमाम को। ये देखें जी, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन 7 नैनो सेकंड है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 5 है, और जंप की इंस्ट्रक्शन में ना रजिस्टर रीड होते हैं, ना कोई एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, ना मेमोरी होती है, ना रजिस्टर राइट होता है, तो सिर्फ फेच होता है जंप, और फिर उसके बाद थ्रू मक्स अपडेट कर देता है मल्टीप्लेक्सर को के थ्रू आपके प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देता है। ओके जी, ये सिनेरियो अब आपके पास आ रहा है। अब जब देखें आर टाइप 6 है, लोड वर्ड की 8 है, और स्टोर वर्ड 7 नैनो सेकंड है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 5 नैनो सेकंड और जंप की इंस्ट्रक्शन 2 नैनो सेकंड। ओके जी, अब आगे देखते हैं जी फिक्स वर्सेस वेरिएबल साइकिल लेंथ, जो अभी मैंने क्लेम किया था, अभी आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, बताया था, तो अब उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं लेट्स अज्यूम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं टोटल, उसके जो 24% इंस्ट्रक्शंस है ना, वो मिक्स है ना, कोई लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन भी है, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन भी है, इस तरह से मिक्स इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो वो कह रहा है कि जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है ना, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन वो 24% है, 24% लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन 12% है, और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन 44% है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 18% है, और जंप की इंस्ट्रक्शन आपके पास 2% है। डन हो गया जी। ये आपके पास परसेंटेज के हिसाब से उसने इंस्ट्रक्शन बता दी। अब जब उसने ये इंस्ट्रक्शन परसेंटेज के हिसाब से बता दी हैं तो वो ये कहता है कि अब आप बताएं कि फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ साइकिल जो है, फिक्स एंड वेरिएबल साइकिल लेंथ जो है, इसके हिसाब से अब आप हमें इसका एवरेज जो आपके पास सीपीयू क्लॉक साइकिल बनती है, साइकिल टाइम जो बनता है एवरेज, वो एवरेज साइकिल टाइम बताना है आपको। तो एवरेज साइकिल टाइम के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम कितना आपके पास ले रही होगी? अ, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो एग्जांपल आपने की है इसके अंदर 5 तरह की हमने जो है ना जो देखा टाइम देखे तमाम इंस्ट्रक्शंस के,
तो उस इंस्ट्रक्शन के टाइम को देखकर आपको सबसे पहले तो ये पता चल जाना चाहिए कि जो फिक्स लेंथ आपके पास आर्किटेक्चर है, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर है, उस फिक्स लेंथ आर्किटेक्चर के अंदर आप लोगों का जो फोकस था वो लोड वर्ड के ऊपर होता है। तो यहाँ पर लोड वर्ड ने 8 नैनोसेकंड लिए, तो हर इंस्ट्रक्शन की जो एवरेज आपके पास निकलेगी, तो हर इंस्ट्रक्शन कितने नैनोसेकंड लेगी जी? बताएँ जी। फिक्स लेंथ के अंदर अगर हम बात करें, तो फिक्स लेंथ के अंदर क्या होगा, हर इंस्ट्रक्शन लोड वर्ड के अगेंस्ट जितनी लोड वर्ड लेगी उतनी, यानी कि उसने वही लिखा है उसके नीचे कि फॉर द फिक्स लेंथ, फिक्स साइकिल लेंथ, द साइकिल टाइम इज 8 नैनोसेकंड, long enough for the longest instruction load word, thus each instruction takes 8 nanosecond to execute। क्लियर होगी जी ये बात? फीडबैक दें जी, क्लियर होगी ये बात? ओके हो गया, डन हो गया। अब आ जाइए वेरिएबल। अब वेरिएबल लेंथ के अंदर हम ये बताएँगे कि फॉर द वेरिएबल साइकिल टाइम, द एवरेज सीपीयू क्लॉक साइकिल इज़, अब हम निकालेंगे, सबका निकालेंगे कि 24% अगर लोड वर्ड हैं, तो वो 8 नैनोसेकंड के हिसाब से टाइम लेंगी। 12% स्टोर वर्ड हैं, तो वो 7 नैनोसेकंड के हिसाब से। 44% अगर आर टाइप हैं, तो वो 6 नैनोसेकंड के हिसाब से। और अगर 18% ब्रांचेज़ की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो आपके पास 5 नैनोसेकंड, और 2% जंप हैं, तो वो 2 नैनोसेकंड के हिसाब से लेंगी। तो नीचे देखें कैलकुलेशन वही की है जिसने। 24% 8 के हिसाब से, 12% इंस्ट्रक्शंस का आपने 7 के हिसाब से, 6% का 6 के हिसाब से, 44% का 6 के हिसाब से, और इस तरीके से आपके पास जो एवरेज साइकिल टाइम निकल रहा है ना, वो 6.3 नैनोसेकंड निकल रहा है। अब आप मुझे बताएँ इन दोनों में कम टाइम कौन-सी इंस्ट्रक्शन ले रही है? सॉरी, को कम टाइम जो लग रहा है वो किस कॉन्सेप्ट पे लग रहा है? वेरिएबल साइकिल पे लग रहा है या कि फिक्स पे? वेरिएबल पे लग रहा है। इसका मतलब है वेरिएबल फास्ट है, जो टाइम कम लेगा प्रोसेस में वो फास्ट होगा। कितना फास्ट होगा? तो हमने निकाल दिया कि जो ज़्यादा टाइम ले रहा है वो डिवाइडेड बाय जो कम टाइम लेता है, वो तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है। इसका मतलब है 8 डिवाइड बाय 6.3, दैट इज़ 1.27 टाइम्स फास्टर। बिल्कुल ऐसे नहीं जा, सही कह रहे हैं। 1.27 टाइम्स फास्टर, इसका मतलब ये हुआ कि जी हमारे पास जो वेरिएबल है वो फास्टर है। अब ये सारी डिस्कशन को अब रोकते हैं। हमने सिंगल साइकिल पढ़ा, डिस्कस किया, सिंगल साइकिल जब हमने कंप्लीट कर लिया, जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन क्लेम खड़ा कर दिया कि जी सिंगल साइकिल तो हमारे पास स्लो है, ये तो फास्ट है। और फिर उसी दिन एक एग्जांपल भी दे दी कि जी हमारे पास ये सिंगल साइकिल कंप्लीट हो गया, ये स्लो है और इसको फास्ट भी किया जा सकता है, उसके उसका तरीका भी बता दिया। अब तरीका उसका क्या बताया कि फिक्स लेंथ से हम मूव कर जाएँ टुवर्ड्स द वेरिएबल लेंथ। तो अगर हम वेरिएबल लेंथ की तरफ मूव कर जाते हैं, तो हमारे पास ये जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट, ये डेवलप हो जाएगा कि हमारे पास ये जो सिस्टम है कि ये फास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फिक्स लेंथ से वेरिएबल लेंथ की तरफ मूव करना चाहते हैं। सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर पढ़ लिया क्योंकि हमारी जो बेसिक्स थी वो क्लियर हो गई। आप लोगों का हार्डवेयर से रिलेटेड जो है ना कॉन्सेप्ट जो थे वो सारे क्लियर हो गए। अब आप लोगों को वेरिएबल साइकिल लेंथ की तरफ मूव किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले अब हमने कुछ चीज़ें देखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अब हमने बहुत ही गौर से, ठीक है, केयरफुली अब हमने फोकस करना है सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की तरफ। तो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर क्या कहता है? सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर को अगर हम और थोड़ा-सा देखें, तो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर में थोड़ी-सी ऑब्जर्वेशन हम करें, तो ऑब्जर्वेशन ऑन अ सिंगल साइकिल डिज़ाइन वो ये हैं कि द सिंगल साइकिल डाटा पाथ इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, बट बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, मेमोरी राइट बैक, और हर एक के लिए अलग-अलग जो है सिस्टम जुड़ा हुआ है, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डाटा पाथ है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपने क्या कहा जी, इट हैज़ टू यूज़ 3 सेपरेट एएलयूज़, 3 सेपरेट एएलयू यूज़ हुए हैं पूरे आर्किटेक्चर के अंदर। एक तो मेन एएलयू यूज़ हुआ है, एक प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने के लिए एडर, वही एएलयू यूज़ हुआ है, एक ब्रांचिंग केस में एडर, वो एएलयू यूज़ हुआ है। तो 3 एएलयू, 3 सेपरेट एएलयू यूज़ हुए हैं। पर्पस वही है जो एक एएलयू कर सकता है, लेकिन आपने उस एक एएलयू का काम 3 एएलयू लगा दिए।
ठीक है? फिर आपने गौर किया कि इसमें मेमोरी जो है ना इंस्ट्रक्शन के लिए अलग लगी हुई है, डाटा के लिए अलग लगी हुई है तो मेमोरी ना। अगर मेमोरी ही है लेकिन आपने मेमोरी को फिर आगे 2 जो है ना 2 टाइप की मेमोरी में डिवाइड कर दिया, इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग है, डाटा मेमोरी अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस करेगा तब भी 2 नैनोसेकंड, डाटा मेमोरी को एक्सेस करेगा फिर से 2 नैनोसेकंड। वही वाली बात एएलयू में है, अगर प्रोग्राम काउंटर का एएलयू यूज़ कर रहे हैं तो 2 नैनोसेकंड, मेन एएलयू यूज़ हो रहा है तब भी 2 नैनोसेकंड और ब्रांच के केस वाला एएलयू यूज़ हो रहा है तब भी 2 नैनोसेकंड। यानी कि अगर आप एक ही एएलयू को यूज़ करते और 2 नैनोसेकंड में काम हो जाता तो अब आपके पास 3 एएलयू यूज़ होके 6 नैनोसेकंड में काम हो रहा है। इसी तरीके से मेमोरी अगर एक ही मेमोरी है 2 नैनोसेकंड में काम हो सकता है तो अब आपके पास वो 2-2 4 नैनोसेकंड में काम हो रहा है। साइकिल टाइम इज़ डिटरमिन्ड बाय द वर्स्ट केस पाथ कि इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर लोड वर्ड को आप बहुत फ़ोकस करते हैं और लोड वर्ड के हिसाब से आप डिफ़ाइन करते हैं कि जी हमारे पास जो साइकिल लेंथ होगी वो कितनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एएलयू कंबाइन कर दूँ और एक ही एएलयू को इतना इंटेलिजेंट बना दूँ और वो उसको फ्लेक्सिबल बना दूँ एएलयू को इतना कि वो हर तरह के काम कर सके एक ही एएलयू तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो हार्डवेयर है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हार्डवेयर तो कम हो जाएगा, हार्डवेयर को कम होने के बाद मेरे पास रीयूज़ ऑफ हार्डवेयर बढ़ जाएगा। क्योंकि वही एएलयू प्रोग्राम काउंटर के लिए अपडेशन कर रहा होगा, वही एएलयू आपके जो है ब्रांचिंग के लिए यूज़ होगा, वही एएलयू मेन एएलयू वाले ऑपरेशन के लिए यूज़ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जी आपके पास रीयूज़ ऑफ हार्डवेयर अगर आप हार्डवेयर कम करेंगे, तो हार्डवेयर कम करने से आपके पास रीयूज़ेबिलिटी जो है, वो बढ़ जाएगी। अगर रीयूज़ ऑफ हार्डवेयर बढ़ रहा है, तो अब आपके पास ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट वो यही है कि रीयूज़ ऑफ हार्डवेयर आपके पास बढ़ रहा है। फिर मेमोरी कंबाइन हो जाएँगी और आपके पास इस सिनेरियो के अंदर वेरिएबल लेंथ के अंदर वर्स्ट केस को नहीं देखा जाता। अभी हमने देखा ना कि लोड वर्ड अगर 8 नैनोसेकंड ले रही थी, तो जितनी लोड वर्ड होगी वही लेंगी बस 8। स्टोर वर्ड ने तो 7 ही ली है, RTIM ने 6 ली है, ब्रांच ने 5 ली है, जंप ने 2 ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरिएबल हो जाएगी। अब मल्टी साइ वेरिएबल साइकिल या मल्टी साइकिल डाटा पाथ, ठीक है? वेरिएबल साइकिल डाटा पाथ या मल्टी साइकिल डाटा पाथ, सिंगल साइकिल पढ़ लिया, मल्टी साइकिल डाटा पाथ की तरफ जाने लगे हैं। तो मल्टी साइकिल डाटा पाथ माइट बी बेटर। कैसे? वी कैन रीयूज़ सम ऑफ द हार्डवेयर। जब हम हार्डवेयर कंबाइन कर देंगे एक ही हार्डवेयर की तरफ आ जाएँगे, तो एएलयू की तरफ आ जाएँगे, तो हम रीयूज़ ऑफ द हार्डवेयर कर रहे हैं, ठीक है? पहला इसका जो है पॉइंट वो ये है। दूसरा पॉइंट मेमोरी वाला था, तो मेमोरी के केस में कहता है वी कैन कंबाइन द मेमोरी, डाटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी को कंबाइन कर सकते हैं। फिर हम उस मेमोरी में हम कुछ डिसीजन ले लेंगे कि डाटा ने आगे जाना है या इंस्ट्रक्शन ने आगे जाना है। साइकिल टाइम इज स्टिल कांस्टेंट बट इंस्ट्रक्शन मे टेक डिफरेंट नंबर्स ऑफ साइकिल। साइकिल टाइम का मतलब ये है कि एक साइकिल जितना टाइम लेती है वो तो फिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक साइकिल 1 नैनो सेकंड का है, फॉर एग्जांपल या 2 नैनो सेकंड का है। एक इंस्ट्रक्शन अगर 3 साइकिल ले रही है तो वो 6 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई इंस्ट्रक्शन 4 साइकिल ले रही है तो वो 8 में कंप्लीट होगी। यानी कि कंप्लीशन टाइम जो उनका है वो वेरिएबल है जो कि अभी हमने देखा है। वेरिएबल क्लॉक साइकिल मैंने कहा है कि वेरिएबल क्लॉक साइकिल का मतलब क्या था? मल्टी क्लॉक साइकिल का मतलब ये था कि हर इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से क्लॉक साइकिल यूज़ करेगी अब। सिंगल साइकिल में क्या था कि एक ही क्लॉक साइकिल है, सेम क्लॉक साइकिल सेम लेंथ का था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक क्लॉक साइकिल जितना भी टाइम ले रही है 1 या 2 नैनो सेकंड वो टाइम उतना ही लेगी। लेकिन हर इंस्ट्रक्शन के अब क्लॉक साइकिल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो उसके अपने हार्डवेयर को यूज़ करने के हिसाब से होंगे। जो जितने हार्डवेयर को जितनी स्टेजेस को यूटिलाइज़ करेगा उस स्टेजेस के हिसाब से वो अब अपने हार्डवेयर को यूज़ कर रहा होगा। सॉरी। जी, आप लोगों को समझ आ गई है जी बात? यहाँ तक जी क्लियर हुआ है?